नमस्कार प्यारे स्नातक प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी। आज की कक्षा में हम बात करेंगे कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस प्रकार से हुआ, नामकरण कैसे हुआ और कारण क्या रहे। हम कक्षाओं में बात भी करते रहे हैं कि काल विभाजन का एक मुख्यतः उद्देश्य जो होता है वो होता है अध्ययन अध्यापन की सुगमता के लिए, समझने के लिए, समझने में सरल। जब किसी भी चीज़ को हम अन्वय करके बांट करके जब पढ़ते हैं तो हमें याद भी हो जाता है और समझने में बात करने में सरलता भी हो जाती है। इसी दृष्टि को ध्यान में रख करके यह जो है काल विभाजन किया गया है। जैसे आप मानव सभ्यता के विकास के इतिहास को जब पढ़ते हैं तो उसमें आप 3 खंड देखते हैं, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। उसी तरह हिंदी साहित्य के इतिहास को, भाषा के इतिहास को भी 3 खंडों में मुख्यतः बांटा गया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। उनको भी पुनः कई भागों में बांटा गया है, उसी पर बात करेंगे। लेकिन इस काल विभाजन के चूँकि इतिहास लेखन की परंपरा आपने देखी हुई बहुत दीर्घ रही है, बहुत प्रगढ़ रही है, तो इस दृष्टि से काल विभाजन भी सबके अलग अलग रहे हैं। तो सभी विद्वानों के काल विभाजन को देख लेते हैं और फिर सर्वमान्य विषय पे एक बार लास्ट में हम पहुँचेंगे अंत में। लेकिन जानना जरूरी है कि किसने कितना। जैसे जॉर्ज गियर्सन के काल विभाजन में बात करें तो पूछ देता है, सवाल आ जाता है कि अच्छा डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा है। तो आपको स्क्रीन पर देख रहे होंगे लगभग 11 कालखंडों में उन्होंने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा है। प्रवृत्ति की बात करें या उनके आधार क्या बनाया था काल विभाजन का, तो एक नहीं है। उन कहीं देखेंगे आप तो चारण काल लिख दिया है। ये भी प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल किस विद्वान ने कहा है, तो उसमें पहला नाम जॉर्ज गियर्सन का आता है, दूसरा रामकुमार वर्मा का आता है। फिर चारण काल प्रवृत्ति के आधार पर हो गया, जायसी कवि के नाम पे कर दिया, तुलसी कबीर के नाम पे कर दिया। रीति है तो एक धारा हो गई। मुगल काल तो दरबारीपन हो गया। 15वीं शताब्दी धार्मिक आंदोलन तो धर्म विशेष को आधार बना लिया। ब्रज भाषा तो भाषा के आधार बना दिया। 18वीं शताब्दी और कंपनी शासन की बात करें तो शासन को आधार बना दिया। तो हम देखते हैं कि जॉर्ज गियर्सन का जो काल विभाजन का आधार रहा है वो एक नहीं रहा है बल्कि कई रहे हैं। अगर हम बात करें तो चारण काल के अंतर्गत वो 9 कवियों को अपने रखते हैं, जिसमें आपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे पुष्प कवि हैं, पुष्पमित्र कवि कहा जाता है, कुमार सिंह, केदार कुमार पाल, अनन्यदास, जगनीक, जोधराज और सारंगधर। ये आदिकाल के वीरगाथात्मक और श्रृंगारिक रचना करने वाले कवि हैं, बड़े कवि हैं। इसके बाद जो दूसरा बड़ा नाम आता है वो मिश्र बंधुओं का आता है, जिनका ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, जिसमें उन्होंने बाकायदा हिंदी साहित्य के पूरे कालखंड को 5 भागों में बांटा। ये प्रश्न आता है, 11 में जॉर्ज गियर्सन ने बांटा, मिश्र बंधु ने 5 में बांटा और उनको भी कई खंडों में बांटा। जैसे प्रारंभिक काल को 2 भागों में बांट दिया और समय सीमा रख दी 700 से विक्रम से 1343 विक्रम तक, और नाम रखा पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। उत्तरारंभिक काल कह दिया 2 खंडों में। मध्यकाल की बात करें तो एक काल मध्य रखा, उसमें पूर्व माध्यमिक काल और पौड़ माध्यमिक काल रखा और 1680 तक लेकर गए, लगभग 1618 ईस्वी तक जाएगा। इसके बाद अलंकृत काल, जो रीति काल जिसे हम कहते हैं, ये भी प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य के रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है, तो अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। 1681 शुरू होता है, इसको 2 खंडों में बांट दिया, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। मतलब हर कालखंड को 2 भागों में बांटने का एक दुराग्रह देखने को मिलता है। परिवर्तन काल उन्होंने कहा। 1857 की क्रांति के बाद जो परिवर्तन हो रहे थे, जिसे 1890 उन्होंने रखा है। विक्रम का है तो 57 वर्ष अगर आप घटा देंगे तो लगभग 33 के आसपास का जो समय आएगा, 1833 के आसपास। तो परिवर्तन तो हो रहे थे उस काल में, क्योंकि बड़ी क्रांति भी हो रही थी। 1857 का क्रांति भी उसी समय, उसी के कुछ इर्द गिर्द में हुई थी, तो उन्होंने परिवर्तन काल कर दिया। और फिर 1926 विक्रम से लेकर के, यानी लगभग 1857 के आसपास की बात करें, 1885 के आसपास की बात करें तो उन्होंने वर्तमान काल का प्रारंभ माना। हिंदी साहित्य के लेखन की बात करें या काल विभाजन की बात करें या नामकरण की बात करें, तो इन सब में जो पहला बड़ा नाम आता है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का।
और मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसा कोई बड़ा विद्वान अभी तक हिंदी साहित्य जगत में नहीं हुआ, न होगा, न भूतो न भविष्यति। तो आचार्य राम शुक्ल जी का जो काल विभाजन था, उन्होंने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 खंडों में, जॉर्ज गैसन ने 11 में बांटा, मिश्रबंधुओं ने 5 खंड में बांटा और आचार्य शुक्ल ने 4 खंडों में बांटा। आदिकाल को उन्होंने वीर गाथा काल कहा और विक्रम की तिथि में 1050 से 1375, अगर इसको आप सन संवत में बांटेंगे तो ये 993 के आसपास जाएगा और ये 1318 के आसपास जाएगा, या वही होगा। तो फिर उसके बाद भक्ति काल जो मध्यकाल है, मध्यकाल को 2 खंडों में, अब सबसे व्यवस्थित बंटवारा मान सकते हैं, 2 खंडों में बांटा, पूर्व मध्यकाल और फिर उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा। 1318 से 1700 ईस्वी तक पूर्व मध्यकाल को ले जाते हैं। 1700 मतलब हो गया आपका 1643 ईस्वी तक। फिर 1643 से 1843 तक उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल का समय मानते हैं। और 1843 के बाद आधुनिक काल। आधुनिक काल को इन्होंने गद्यकाल, 2-3 शब्द आते हैं कि पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है, तो वो आचार्य शुक्ल ने कहा है। रीतिकाल किसने कहा है, आचार्य शुक्ल ने कहा। ये नाम है। इसके बाद जो दूसरा बड़ा नाम आता है वो है रामकुमार वर्मा जी का। ये भी हिंदी साहित्य के बड़े वर्धन आलोचक हुए, अपनी एकांकियों के लिए खासकर जाने जाते हैं। छायावाद के लघुत्रयी के एक बड़े कवि भी हैं। इन्होंने जो संधि काल यानी एक चीज़ और आ गई थी, वो क्या था कि रामचंद्र शुक्ल का जब काल विभाजन आप देखेंगे तो हिंदी की शुरुआत 993 ईस्वी से प्रारंभ मानते हैं और उसके पहले के जो साहित्य है उसको इन्होंने एक तरह से धार्मिक साहित्य होने के कारण नकार दिया था, जिसको राहुल सांकृत्यायन ने सीधे सीधे खारिज करते हुए कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप धार्मिकता के कारण अगर किसी कालखंड की साहित्य को स्वीकार नहीं ले रहे हैं तो पूरा भक्ति काल को आपको नकारना पड़ेगा। तो राहुल सांकृत्यायन जो है समय सीमा जो आदिकाल का है वो 8वीं शताब्दी के मध्य से मानते हैं और उसी की सीमा को रामचंद्र शुक्ल ने रामकुमार वर्मा ने स्वीकार किया। और संवत 750, अगर 750 को लेते हैं तो ये लगभग 693 के आसपास चला जाएगा, मतलब पूरी 8वीं शताब्दी को ले लेते हैं। जबकि ये राहुल सांकृत्यायन जी 8वीं शताब्दी के मध्य से लेते हैं। फिर भी अगर इनको ले तो पूरी 8वीं शताब्दी से शुरू होकर के 1000 विक्रम तक संधि काल होता है और इसके बाद का जो काल है वो चारण काल, क्योंकि वीर गाथात्मक काव्य ज़्यादा हैं, प्रशस्ति गान के ज़्यादा काल है, दरबारी कवि ज़्यादा हैं, इसलिए 1000 से 1375 यानी वही 1318 ईस्वी तक का जो कालखंड है उसे उन्होंने चारण काल कर दिया। इसके बाद भक्ति काल कोई बात नहीं, रीति काल ठीक है वो भी कोई बात नहीं। आधुनिक काल इन्होंने कहा, जिसे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को आधुनिक काल किसने कहा, तो ये पहला नाम रामकुमार वर्मा का आता है। इसके बाद गणपति गुप्त हैं, डॉक्टर, इन्होंने भी काल विभाजन की कोशिश की थी। वही सामान्यतः 4 काल विभाजन कर दिया। आदिकाल 1184 ईस्वी थोड़ा और पीछे लेके गए, पूर्व मध्यकाल को 1350 थोड़ा सा परिवर्तन करते गए। और इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र ने एक व्यवस्थित काल विभाजन करने की कोशिश की, जो काफ़ी आज तक ज़्यादातर विद्वान इसके पक्ष में खड़े होते हुए दिखते हैं, जिसमें आदिकाल को उन्होंने 7वीं शताब्दी से मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक रखा। भक्ति काल को 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक रखा, यानी 1350 से 1650 तक। रीतिकाल को इसी तरह से 1650 से आगे ले जाके 19वीं सदी के मध्य यानी 1850 तक ले जाते हैं। आधुनिक काल को 1900 से अब तक के मानते हैं। उसमें आधुनिक काल को भी पुनः व्यवस्थित काल में बंटवारा कर दिया, जैसे पुनर्जागरण काल। जागरण काल हम जानते हैं भक्ति काल को कहा जाता है। पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग जो 1857 के आसपास या 1883 के आसपास, 1885 के आसपास या 1850 के आसपास, ये थोड़ा सा तिथि में अंतर मिल जाता है, उसमें उसके लिए घबराना नहीं चाहिए। लेकिन अगर नगेंद्र के हिसाब से कहें तो 1857 से 1900 ईस्वी के आसपास है।
जागरण सुधार यानी क्योंकि इसमें भाषा अपने परिष्कृत रूप में हो रही थी, व्यवस्थित हो रही थी, साहित्य के रूप निर्धारित हो रहे थे, तो इसलिए इस काल को जागरण सुधार की दृष्टि से देखा जाता है। द्विवेदी युग के नाम से ज़्यादातर हम जानते हैं 1900 से 1918 तक। छायावाद हिंदी साहित्य का, आधुनिक हिंदी साहित्य का सबसे समृद्ध काल माना जाता है। 1918 से 1936 या 1938 दोनों बात स्वीकार है। छायावादोत्तर काल में 2-3 काल आ जाते हैं, जैसे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। प्रगतिवाद का जो समय है इसमें इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन प्रगतिवाद का जो समय है वो 1936 से लेकर के 1943 तक, यानी तार सप्तक के प्रकाशन तक। उसके बाद 1943 से 1951 तक का जो समय है वो प्रयोगवाद की दृष्टि से देखा जाता है, या 1953 तक का। नवलेखन काल है 1963 का। ये विभाजन नगेंद्र जी का था, यानी प्रगति और प्रयोग को एक कालखंड में रख लेते हैं 1938 से 1953, और नवलेखन काल को 1953 के अब तक मान लेते हैं। इसके बाद एक बड़े आलोचक हुए विद्वान डॉक्टर बच्चन सिंह, जिनका इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उसमें भी इन्होंने आदिकाल को अभ्रंश काल कहा है। प्रश्न आता भी है कि आदिकाल को अभ्रंश काल किसने कहा है, तो बच्चन जी ने कहा है भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ठीक है, अब नामकरणों और प्रस्तुताओं पर बात करते हुए चलते हैं। जैसे चारण काल किसने कहा, जॉर्ज गियर्सन, रामकुमार वर्मा, दोनों नाम आ जाएगा। प्रारंभिक काल किसने कहा, मिश्र बंधु कहें। बीज वपन का महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदि काल को बीज वपन काल का, क्योंकि चूंकि इस कालखंड में भाषा अपने प्रारंभिक रूप में बीज रूप में थी, इसलिए बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कह दिया। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। सिद्ध सामंत काल राव सांकृत्यायन का है, क्योंकि वो सिद्धों और सामंतों का ही वो काल है। सिद्ध हैं जिसमें 84 सिद्धों का नाम आता है, नाथों का नाम आता है। वीर काल वो वीरगाथा काल का ही एक तरह से साम है, बस थोड़ा परिवर्तन करने की कोशिश कर दी गई थी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बात है। संधि काल एवं चारण काल रामकुमार वर्मा का नाम आता है। आदिकाल आचार्य प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ नाम है, काफ़ी फेमस नाम है। आधार काल सुमन राज, एक महिला लेखिका है, सुमन राज ने दिया है। तो आधार काल भी प्रश्न पूछता है, इसमें 2-3 नाम है जो आपको याद रखना चाहिए। जैसे आधार काल किसने कहा है, आदिकाल किसने कहा है, बीज वपन काल किसने कहा है, संधि काल किसने कहा है, या चारण काल किसने कहा। ये 2-4 चीज़ें आपको याद रखनी होगी। रीतिकाल के नामकरण पर बात करें तो सबसे पहला नाम होता है रीति काव्य किसने कहा, जॉर्ज गियर्सन ने कहा। रीतिकाल किसने कहा, राम शुक्ल। रीति काव्य जॉर्ज गियर्सन कहते हैं, और रीतिकाल कौन कहता है, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। अलंकृत काल मिश्र बंधु कहते हैं। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिसारिक। ये प्रश्न बहुत आता है, श्रृंगार काल किसने कहा है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल का है, का एक अलग नाम देने की कोशिश बस दिखती है। कलाकाल और श्रृंगार काल या अलंकृत काल बात एक ही है। इसके बाद उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद तुगड़ायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन दिखता है, जिसमें वो कई परिवर्तन करते हुए देखे जाते हैं। स्क्रीन पे आप इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। जैसे इसमें उत्तर जब हम बात करते हैं तो पृष्ठभूमि को भाषा के आधार पर उन्होंने रखा है। अवहट काल, क्योंकि आप आदिकाल में लौकिक काव्य में विद्यापति को पढ़ें तो उन्होंने अवहट की 2-3 कृतियाँ लिखी, से कीर्ति पताका और कीर्तिलता। उन्मेष काल, भाषा ब्रजबोली थी, ब्रज भाषा है, पुरानी ब्रजी, कौरवी, खड़ी बोली, इसके आधार पर उन्होंने कह दिया, नाम रख दिया। पूर्व काल को ब्रज भाषा, अवधि काल, खड़ी बोली काल, ये सब नाम रखे गए हैं, भाषा की दृष्टि से रखे गए नाम। तो ये हम नामकरण देखते हैं। इसके बाद क्या होता है कि नामकरण के आधार होते हैं कुछ, उन आधारों पर अगर बात करें तो मुख्यतः 3 या 4 आधार माने जाते हैं। जैसे समय के आधार पर, जैसे आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। मुख्यतः नामकरण में जो आधार में जब बात सवाल आ जाए कि भाई वो बताइए कि हिंदी साहित्य के इतिहास के जो विविध काल हैं उनका नामकरण करने के लिए किन आधारों को अपनाया गया है, तो उसमें समय के आधार पर आदिकाल हो जाएगा, मध्यकाल हो जाएगा, आधुनिक काल हो जाएगा। व्यक्तियों के नाम पर जो महत्वपूर्ण रहे हैं उसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग आदि आ जाएगा। राष्ट्रीय और सामाजिक या सांस्कृतिक घटनाओं या चेतनाओं के आधार पर भक्ति काल आ जाएगा, पुनर्जागरण काल आ जाएगा, सुधार काल, युद्धोत्तर काल। जैसे 1800 अगर आप 1948 के आसपास जाएं या
1918 के आसपास जाएं, जिसमें 2 युद्ध हुए थे, विश्व युद्ध हुआ, तो उस काल को भी आप कालखंडों में बांट कर देख सकते हैं। प्रतीकात्मकता है, रीतिकाल और छायावाद प्रतीक है। इसके अलावा कभी कभी शासन और शासक की व्यवस्था के आधार पर भी नामकरण किए जाते हैं, जिसमें आप कंपनी के शासन के अधीन भारत की बात कर रहे थे, विक्टोरिया शासन के अधीन भारत की बात कर रहे थे। तो ये सब आधार बंटवारे के हैं। देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास खंडों में जो कुछ, हम बात कर लें आदिकाल के जो मुख्य कवि हैं उनकी रचनाओं की बात करें तो सबसे पहले नाथों की बात करें तो 9 नाथ होते हैं। इनके नाम हैं नागार्जुन, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नाम नोट कर सकते हैं। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनारायण, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, चरकानंद नाम भी इनका था, जलंधर, बालनाथ इनका नाम था, मलयार्जुन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनके नाम में थोड़ा सा परिवर्तन कर, जैसे आदिनाथ, परवर्ती संतों में इन्हें शिव की उपाधि दी जाती थी। मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ के गुरु थे, गोरखनाथ। इसके बाद गाड़ीनाथ, गाहिड़ीनाथ, चरपटानाथ, चौरंगीनाथ, गोरखनाथ शिष्य और पूर्ण भरत नाम से भी जाना जाता था इनको, ज्वालेंद्रनाथ, भट्टनाथ, गोपीचंद्र नाथ, मतलब नाम ये रहे हैं। आप इनको आप देख सकते हैं। आदिकालिक कवियों में अपभ्रंश के कवियों की बात करें तो स्वयंभू की बात है। हिंदी में स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। इनका जो पौंचरित है, 3 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं, पौंचरुप, ऋठरेणु और शिव स्वयंभू छंद। स्वयंभू छंद एक तरह से व्याकरण का ग्रंथ है। पुष्यदत्त, समय भी इनका महत्वपूर्ण है, 783 ईस्वी के हैं समय इनका रहा है इनका और पुष्यदत्त का जो है 972 ईस्वी 10वीं शताब्दी के आसपास के रहे। 63 महापुराण, गुणालंकार, अड़य कुमार चरित, जहर चरित, ये दो जो नीचे की रचनाएं हैं, अड़य कुमार चरित और जसहर चरित जो है, ये सवाल पूछते हैं। धनपाल का भविष्य कथा बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनदत्त सूरी का उपदेश रसायन जो 1111 की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण है। शालिभद्र सूरी का है भट्टेश्वर बाहुबली 1184 का है, महत्वपूर्ण रचना है। अब्दुल रहमान का संदेश राशक, ये सब महत्वपूर्ण रचना है, ये सवाल आते हैं। मुनि राम सिंह का पहाड़ दोहा है और ढोला मारूड़ा दोहा एक ग्रंथ और भी है, वो है कुशल लाभ का है, जो हिंदू का परमात्म प्रकाश है आता है, जोगसार। हेमचंद्र को का एक ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, हेमचंद शब्दानुशासन, ऐसे सिद्ध हेमू भी कहा जाता है। इसके बाद हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, क्योंकि प्राकृत में इन्होंने बहुत ही अच्छे व्याकरण ग्रंथ लिखे हैं। सोमप्रभ सूरी हैं, कुमारपाल प्रतिबोध के नाम से इनका ग्रंथ है, महत्वपूर्ण है। जौनाचार्य मेरुतुंग हैं, प्रबंध चिंतामणि आता है, 1361 है। सारंगधर का है हमीर आसो, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। डॉक्टर बच्चन के अनुसार अगर बात करें तो कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता कवि माने जाते हैं। इसके अलावा अगर हम सिद्धों की बात करें, सिद्धों की संख्या कुल 84 रही है, लेकिन सब साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं। सरापा को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। इनका दोहा कोश है, 32 ग्रंथों की रचना उन्होंने की थी, लेकिन दोहा कोश ही प्राप्त होता है। 779 ईस्वी में हुआ है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इसका संग्रह किया है। सरापा को कुछ अन्य नामों से भी हम जानते हैं, जैसे सरापाद, सरोज भद्र, राहुल भद्र आदि नाम से भी जानते थे। हिंदी के प्रथम कवि भी माना गया है, बहुत से विद्वानों ने माना है, राहुल सांकृत्यायन इसको मानते हैं। सबरपा की बात करें, जो उनके शिष्य ही थे, 780 ईस्वी था, क्षत्रिय थे। और चर्यापद इनका ग्रंथ का नाम था। लुइपा है, कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ है, 84 दुद्धों में प्रथम ऊंचा स्थान माना जाता है। उड़ीसा के रहते थे, राजा थे। और जो एक ये इनकी विशेषता है। लुइपा की बात करें तो मगध के क्षत्रिय थे। डोमी गीत, योगचर्या, अच्छद, ये सब ग्रंथ इनके रहे हैं। जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य का जो पहला ग्रंथ है वो है
रिपु दारण रासो परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, प्राचीन ग्रंथ। रचयिता कौन है ये ज्ञात नहीं है। जिनदत्त सूरी का उपदेश रसायन अभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रासक ग्रंथ माना जाता है। अब्दुल रसायन का संदेश रसायन शालिभद्र सूरी का पंच पांडव रचित प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, 1350 का है। शालिभद्र सूरी की बात करें तो इन्हें डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये प्रश्न आ जाता है, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसी विद्वान ने माना है, तो वो गणपति चंद्र गुप्त ही आप मानेंगे। भरतेश्वर बाहुबली इनका ग्रंथ है, और जिसमें 1184 की है। भरतेश्वर और बाहुबली का वर्णन है। इसके बाद देवसेन की बात करें, देवसेन का श्रावकाचार काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना गया है। डॉक्टर नगेंद्र माना है इसे। 933 का है। 250 दोहों में जैन धर्म में जो श्रावक संप्रदाय है उसके जो नियम हैं उनका प्रतिपादन किया गया है। इसके बाद आसगु का चंद्रबाला रास काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये भी प्रश्नों में आता है। स्थूलीभद्र रास ये भी प्रश्न में आता है, जिन धर्म सूरी का है। जो महत्वपूर्ण हैं उन पे हम बात कर लेते हैं। इसके बाद आदिकाल के जो स्मरणीय तथ्यों की दृष्टि से अगर बात करें हम, तो ये ग्रंथ आ जाते हैं जो रासो परंपरा के हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का है, इसे अर्ध ऐतिहासिक अर्ध प्रमाणित ग्रंथ भी माना जाता है। 1334 का है। विशलदेव रासो नरपति नाल 1212 का है। परमाल रासो जगनिक का है, इसे आलाखंड भी कहते हैं। खुमार रासो दलपति विजय 1729 का है। विजयपाल रासो नल सिंह का है। हमीर रासो सारंगधर का है। इसके और ये सब हम बात कर ही चुके हैं। अब इन ग्रंथों पर बात करने के बाद हम थोड़ा ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न हो सकते हैं, बहुविकल्पी जो प्रश्न हो सकते हैं, थोड़ा उस पर हम बात कर लेते हैं और देखते हैं कि वो प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर क्या आते हैं। ऑब्जेक्टिव आपके सामने है और आप उससे प्रश्न तैयार भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का संचित कोश है या इतिहास है, ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम मैं बार बार बताता हूँ। इतिहास के प्रति भारतीयों का दृष्टिकोण कैसा रहा है? आदर्शमूलक रहा है, आध्यात्मिक रहा है, सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखन में, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखन में जब हम बात करें तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये सही होगा। और अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहते हैं? मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति जाने जाते हैं, सही है। इसमें कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? तीनों हैं, पदावली है, पुरुष परीक्षा, सभी तीनों हैं। ढोला मारू दोहा मैंने बताया था कुशल लाभ की रचना है। इसमें शुद्धियाँ देखनी है तो इसको देखते हैं। शुद्धियों की बात करें तो पदावली की रचना विद्यापति ने की, ठीक है। अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल और कवि शेखर इनकी उपाधि है, सही, बिल्कुल सही है। दोनों ही ऑप्शन सही थे इसके। और यहाँ पर विद्यापति 16वीं शताब्दी के कवि हैं। विद्यापति के मित्र राजा शिव सिंह थे, जो विद्यापति का समय 16वीं शताब्दी नहीं है, भक्ति काल के नहीं है, ये 13वीं शताब्दी के कवि हैं। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, शिव सिंह के सही है, ठीक है। राजा शिव सिंह पर ही उन्होंने कीर्तिलता कहानी जो ग्रंथ लिखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो जो है रॉन्ग होगा, ठीक। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या है? रॉन्ग है। ये ऑप्शन जो है रॉन्ग होगा। फिर आदिकाल को सर्वप्रथम वीर गाथा काल किसने कहा था? ठीक है, रामचंद्र शुक्ल होंगे, ऑप्शन सही है।
आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 1929 में प्रकाशित हुआ था, ये सही है। इनमें कौन आदिकाल का कवि नहीं है? बिहारी नहीं है। अमीर खुसरो भी आते हैं, चंद्रबरदाई भी आते हैं, विद्यापति आते हैं, बिहारी इसमें नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। इसमें है पृथ्वीराज रासो के रचयिता। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई ने किया था। परमाल रासो को लोक में किस नाम से जाते हैं? आल्हाखंड में बता ही रहा था अभी आपको, तो ये सही होगा। निम्न सूचियों को सुनने के लिए बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, पदावली और खुसरो की पहेलियाँ। अब इसको आप एक एक करके देखिए। बीसल देव रासो नरपति नाल मैंने बताया ही था आपको, तो यहाँ से ऐसे जोड़ लीजिए। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का है, तो इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दीजिए। पदावली विद्यापति की है, ये जोड़ दीजिए। पहेलियाँ अमीर खुसरो की है। ठीक, तो इस प्रकार से आप जोड़ करके देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे जाएं अगर हम, 13 नंबर के बाद सीधे ये कौन सा नंबर आ गया? महत्वपूर्ण नहीं रहे होंगे इसलिए छूट गए होंगे। 61 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इनमें कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया जाता है? देखते हैं इनमें कौन सा नाम आदिकाल है ही, चारण काल है ही, सिद्ध सामंत युग है, संधि काल है ही। इनमें कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया है? संधि काल, चारण काल, आदि काल, सिंध सामंत युग, चारों नाम हैं। संधि काल भी नाम दिया गया है, लेकिन संधि काल नाम जो है आदिकाल नहीं, आदिकाल के पूर्व सिद्ध सामंत युग जो रहा है उसके लिए दिया गया। तो ये चौथा जो ऑप्शन होगा वो रॉन्ग हो सकता है। देखिए आदिकाल की सीमा को अगर आप पीछे तक ले जाएं, अगर 7वीं शताब्दी के मध्य तक, तो ये भी नाम आ जाएगा। हाँ, लेकिन चूँकि रामचंद्र शुक्ल की बात करें जिन्होंने आदिकाल या हज़ार प्रसाद की बात करें, तो वो लोग मुख्यतः 10वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी के प्रारंभ से आदिकाल का प्रारंभ मानते हैं, और उसके पहले के काल को वो जो है सिद्ध सामंत युग की दृष्टि से देखते हैं। तो पहला डी नंबर जो है चौथा क्वेश्चन जो आंसर है वो रॉन्ग हो सकता है। राव कृत्यायन की बात करें तो हिंदी का पहला कवि किसे माना है? जाहिर सी बात है सरापा को उन्होंने माना है हिंदी का पहला कवि, मैं बता ही रहा था। सरापा का नाम का समय राव कृत्यायन ने कब माना है? तो वो 7वीं शताब्दी मानते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का पहला ग्रंथ कौन सा है? तो इसमें श्रावकाचार्य को जो है हिंदी का पहला ग्रंथ माना गया है। देवसेन का ग्रंथ है, हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें गणपति गुप्त का नाम आता है, डॉक्टर नगेंद्र का नाम आता, सॉरी। श्रावकाचार्य के रचयिता के देवसेन है, सही है। श्रावकाचार्य की रचना काल है तो 933 ईस्वी है रचना काल इसका। जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान रचना कौन सी है? परमाल रासो है, जैसे आप आल्हाखंड कहते हैं। आल्हाखंड किस रचना की लोकप्रिय नाम है? परमाल रासो। एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है। पृथ्वी रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है, अर्ध प्रमाणित माना जाता है? बीसल देव रासो का प्रधान छंद क्या है? श्रृंगार है। बीसल देव रासो का जो प्रधान जो रस है वो श्रृंगार है। इसमें हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना गया है? हिंदी का प्रथम महाकवि महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना गया है। पृथ्वीराज रासो में बृहद रूपांतरण के कुल कितने सर्ग हैं? सर्ग समय दिया गया 69 है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है? रासो की उत्पत्ति रामायण रसायन से हुई, रासो की उत्पत्ति रास से हुई, रासो की उत्पत्ति रासक से हुई, इनमें से कौन है? तो अगर दृष्टिगत दृष्टि से देखा जाए तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है रासक जो है वो से शुक्ल जी ने माना है। आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की है? तो भी अमीर खुसरो का नाम आ जाता है इसमें।
गोरखबानी संपादक तो पीताम्बर दास बरसवाल हैं, ऑप्शन मिट गया है, लेकिन उन्हीं का नाम आएगा, पीताम्बर दास बरसवाल का। हाँ है तो पीताम्बर दास बरसवाल होंगे जिन्होंने संपादन किया था। इनमें से कौन सा सही कथन कौन सा है? अधिकांश रासो काव्य प्रमाणित हैं, अधिकांश रासो काव्य अप्रमाणित हैं, बीसलदेव रासो का वीर रस प्रधान ग्रंथ है। कौन सा सही? पृथ्वीराज रासो में वीर रस की प्रधानता है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है विश्व, कौन सा उत्तर कथन सही है? बीसलदेव रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ है। वीर रस और श्रृंगार दोनों का बीसलदेव रासो में वर्णन है। तो अधिकांश रासो प्रमाणित और अप्रमाणित सभी हैं। इस ऑप्शन में थोड़ा सा डाउट है। सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई? 84 है, सही है। आगे क्वेश्चन पे जाते हैं। नारी निंदा, नाथों के यहाँ आपको नारी निंदा मिलती है, ये नाथ संप्रदाय की विशेषता भी मानी जाती है। उनके यहाँ नारी की आलोचना है। इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? गुरु की महिमा, इंद्रिय निग्रह, गृहस्थों की का आदर और नारी निंदा। गृहस्थों का आदर इनके यहाँ नहीं है। गृहस्थ जीवन को वो आदर दृष्टि से नाथ नहीं देखते हैं। वर्ण रत्नाकर के रचना जो कि ज्योतिश्वर ठाकुर, अब रत्नाकर नाम पे आप में चले जाइएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। आप अपभ्रंश और राजधानी भारत भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? अपभ्रंश और राजधानी लिख दिया, गलत है, राजस्थानी शब्द होना चाहिए। वो डिंगल होती है। डिंगल और पिंगल दो तरह की भाषाएं होती हैं। एक अपभ्रंश और राजस्थानी का मिश्रण होगा, डिंगल होगा। ब्रज भाषा और राजस्थानी का मिश्रण होगा तो पिंगल हो जाएगा। ब्रज भाषा, हाँ, ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश का नाम है पिंगल। ये सही होगा। 83। इनमें से कौन आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? प्राकृत पेंगलम, मैथिली, पद्मावत। पद्मावत नहीं, पद्मावत भक्ति काल का ग्रंथ है। उसमें आप सूफी मध्यकाल का। विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? पदावली की जो भाषा है वो मैथिल है, मैथिल भाषा में ग्रंथ लिखा गया है। आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया है? जाहिर सी बात है, अमीर खुसरो है। इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से है? जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? तो इसमें जो नाम आएगा आपको विद्यापति का नहीं आए। सभी जन धनपाल हो चाहे जयंतु या स्वयंभू, सभी उसी काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिक बारी के रचयिता। खालिक बारी खुसरो की रचना है, अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी है। भविष्यत कथा धनपाल की रचना है। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन है? खड़ी बोली हिंदी में अमीर खुसरो का नाम आ जाता है। इनमें कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा हुआ है? शिलाओं पर लिखा हुआ ग्रंथ है बेली। मैथिली हिंदी में रचित ग्रंथ रचना का नाम बताइए। मैथिल हिंदी में इसको रखा गया है। मैथिल गद्य परक रचना है और इसमें नाम आता है वर्ण रत्नाकर का। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखने वाले ग्रंथ रामकुमार वर्मा है। अब इस पर बात करें, पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखते हैं? राजनीतिक महाकाव्य में, सांस्कृतिक महाकाव्य में, श्रृंगार गाथा में, वीर गाथा में?
तो इसमें हम वीर गाथात्मक काव्य की श्रेणी में इसको हम रखते हैं, वीर गाथात्मक काव्य से माना है। पृथ्वीराज रासो के में सर्वाधिक विवादित पक्ष क्या है? ऐतिहासिकता सबसे विवादित पक्ष है इसका। पाहुड़ दोहा के रचयिता राम सिंह का नाम आता है। इनमें से किस रासो काव्य में श्रृंगार की प्रधानता है? श्रृंगार की बात करें तो बीसल देव रासो का नाम आएगा। इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है? इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है? शिव श्री सेंगर का है, 1883 का है। और रीतिकाल का दूसरा नाम है मध्यकाल, श्रृंगार काल कहते हैं। राव संगीता और संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचना को संपादित किया गया है? सरापा की रचना है, उन्होंने संपादित किया है। आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? चरित्र काव्यों की बात करें अगर हम, तो सबसे अधिक चरित्र काव्य जो हैं जैन साहित्य में लिखे गए। भल्ला हुआ जो मारिया बहिड़ई म्यारा कंतु, लज्जे जू बसई अहुजे बग्गा घर अंतु। बहुत प्यारा पद है। इसमें एक पत्नी अपनी सहेलियों से कहती है कि भला हुआ जो मेरा पति युद्ध में मारा गया, अगर घर पे वो भाग करके आ जाता तो मुझे बड़ा लाज आती। तो शहीद होने पर प्रसन्नता उसे अपने जो लोक का जो भय है उससे देखा जाता है। हेमचंद की ये पंक्तियाँ हैं। चरित्र काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए हैं? चरित्र काव्य अधिकांशतः वो दोहा और चौपाई शैली में लिखे जाते हैं। और जैन साहित्य में राम कथा को सबसे पहले राम कथा किस नाम से स्वयं द्वारा पौम चरियु है, स्वयंभू की रचना। अब वंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू कहा जाता है, ठीक है। ढोला मारो ये कुशल लाभ का है। इनमें से बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? बीसल देव रासो नरपति नाल्य हैं, ठीक है। अवधू मत किया पर्यायवाची, अवधू मत किसका पर्यायवाची है? नाथ पंथा का। अवधू यानी अवघड़ जो वाली जो बात होती है। प्राकृतिक पैंगलम के रचयिता कौन है? प्राकृतिक पैंगलम विषय पूछा है, छंद शास्त्र, छंद की बात है। ओम जय जगदीश है, सद्धराम फुलौरी की ये तो आरती है, सभी लोग जानते हैं। इनमें किस संस्था का गठन बाबू श्याम सुंदर दास ने किया था? इसमें नागरिक विचारणी सभा के गठन में बाबू श्याम सुंदर दास का योगदान रहा है। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल का जो ग्रंथ है इसे माना जाता है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया था? आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? विद्यापति पदावली श्रृंगार रस प्रधान रचना है। इसी संदर्भ में कहा था कि लोगों को चलन हो गया है कि हर चीज़ में ईश्वर की भक्ति देखने लगते हैं। इनमें किस साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं? हिंदी साहित्य के पहले इतिहास गारसा तासी से हो गया। भविष्यत कथा के लेखक धनपाल हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? सबसे पहला जो कवियों का वर्गीकरण करने की कोशिश की थी, कालखंड विभाजन करने की कोशिश की थी, वो तो जॉर्ज गियर्सन ने किया था। इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? आदिकाल के अंत की बात करें अगर, तो उसमें अमीर खुसरो का नाम आता है। अमीर खुसरो।
आदिकाल के अंतिम चरण के कवि हैं। इनमें ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के दरबार में रह करके की गई थी। अजमेर के दरबार में रहने वाले जो कवि थे, नाम है दलपात विजय नरपति नाल और नरपति नाल जो है अजमेर के दरबार कवि हैं। अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? पौमचरियु है, इसमें कोई डाउट नहीं, पौमचरियु स्वयंभू का। ज्योतिश्वर ठाकुर ज्योतिश्वर ठाकुर का जो ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त। और श्रावकाचार्य 933। आचार्य द्विवेदी रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। इन्होंने रासक से माना है। यही महत्वपूर्ण आदिकाल से संबंधित प्रश्न है, काल विभाजन के और आदिकाल से जो ऑब्जेक्ट। तो आप इसको एक बार दो बार जितना समय मिले आपको, आप इसको देखिए और इनमें से प्रश्न अपना ऑब्जेक्टिव भी तैयार करिए। ऑब्जेक्टिव के उत्तर आपके पास रहेंगे तो आप उसको डिस्क्रिप्टिव में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव की पढ़ाई आपने की ही है, तो हमें परीक्षा के लिए तैयार रहना है। परीक्षा कैसे भी कराई जाए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएँ या डिस्क्रिप्टिव पूछे जाए, हम दोनों स्थितियों के लिए हमें तैयार होना। क्योंकि व्यवस्था नई लागू हुई है तो क्या पैटर्न रहेगा कोई नहीं जानता। जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक मेरे रिसोर्सेज से अभी तो जो जानकारी मिली है उसमें यही है कि ऑब्जेक्टिव के लिए मांगा गया है, लोग दे भी रहे हैं, लेकिन एक विरोध भी है कि लैंग्वेज की भाषा वर्ग का अगर हम इस आधार पर कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आपको तैयार तो रहना ही पड़ेगा। धन्यवाद।